हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सबका जेन्युइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि परियोजनाओं के बारे में इम्पोर्टेंट जो भी जानकारी थी हमने 10वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि के बारे में तो आप सब जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो 50% से अधिक, यानी कि 50% से अधिक लोग कृषि में संलग्न है, लगभग 54% के आसपास, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, कृषि करते हैं भारत में। इसीलिए भारत को क्या है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अब इसके आगे हमारा जो टॉपिक है वो है कृषि के आधार पर, कृषि के आधार पर कृषि के विविध रूप, कृषि के आधार पर कृषि के विविध रूप। अब विविध रूपों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले विविध रूपों की बात करें तो सबसे पहले आता है यहां पर ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर। अब ऋतुओं के जो आधार पर है कृषि, वो निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि ऋतु 3 ही होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात, ऐसे कह सकते हैं। और अगर हम ऐसे देखें उनको तो ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और बसंतकालीन, ये 3 ऋतु हो गए हमारे, जिसको कह सकते हैं गर्मी, सर्दी और बरसात। अब इसमें क्या है, अब जो ऋतुओं के आधार पर जो फसलें हैं वो 3 प्रकार की हैं। पहली फसल जो है वो है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। दूसरी है रबी की फसल और तीसरी है जायद फसलें। यहां तक सबका क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम कि खरीफ और रबी और जायद, ये जो तीनों फसलें हैं हमारे, वो ऋतुओं के आधार पर है। किसके आधार पर है? ऋतुओं के आधार पर। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारतीय कृषि ऋतुओं के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, खरीफ, रबी और जायद। और इनके जो अगर हम ऋतुओं की बात करें तो ये जो खरीफ की फसल है वो ग्रीष्मकालीन में बोई जाती है, रबी की फसल है वो शीतकालीन में बोई जाती है और जायद की फसल है वो बसंतकालीन में बोई जाती है। अब इसके आगे देखिए, सबसे पहले हम खरीफ की फसल को देखते हैं ऋतुओं के आधार पर। खरीफ की फसल, इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से कि यह गरीब की फसल है, गरीब की फसल है। अब गरीब की फसल क्यों है? क्यों, देखिए हमने रबी की फसल पढ़ेंगे इसके बाद में, और इसके बाद में पढ़ेंगे हम जायद फसल। अब जायद फसलें की अगर हम बात करें, और देखो खरीफ जायद की फसलें की बात करें या चाहे रबी की फसल की बात करें, इसमें हमें मेहनत करना होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सिंचाई वगैरह करना होता है। लेकिन जो खरीफ की फसल होती है उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बारिश के कारण हो जाती है। बारिश की वजह से यह फसल हो जाती है, उसमें सिंचाई वगैरह करना या मेहनत करना ज्यादा नहीं है। तो इसलिए से हम याद कर सकते हैं कि गरीब की फसल क्या है, एक खरीफ की फसल है। अब इसका जो बोने का समय होता है वो मौसम आगमन के समय या मानसून आगमन के समय बोया जाता है। मानसून आगमन का समय कब होता है? जून और जुलाई, इसमें बोया जाता है। किसको? खरीफ की फसल को। इसका बोने का समय और कटाई का जो समय है वो अक्टूबर और नवंबर है।
इसमें बोए जाने वाली जो फसलें हैं जो हैं मूंगफली, उड़द, मूंग, जो दालें हैं, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का और भी बहुत सी फसलें हैं। अब क्वेश्चन जिस प्रकार से आता है वो इस प्रकार आता है कि खरीफ की फसलों के उदाहरण दीजिए। तो खरीफ की फसलों मतलब खरीफ के मौसम में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है और खरीफ की फसल का बोने का समय क्या है, किस समय उनकी काटाई की जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरी है हमारी नेक्स्ट टॉपिक वो है रबी की फसल। अब जो रबी की फसलें हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब ये फसलें रबी की फसलें पैदा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। रबी की फसल पैदा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब रबी के जो मुख्य फसलें हैं उसमें गेहूं, जौ, चना, गेहूं, चना, जौ, अफीम भी रबी की फसल में होता है, जीरा, आदि। तो ये हो गई दो फसलें। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारी जायद फसलें। ये तीसरा प्रकार है। इसका बोने का समय वही मार्च अप्रैल होता है। और जून जुलाई में ये काट ली जाती है। जायद फसलों के उदाहरण हैं हरी सब्जियां जैसे लौकी, ककड़ी, तरबूज आदि। अब ये तीनों क्लियर हो गए। अर्थात भारत में ऋतुओं के आधार पर फसलें तीन प्रकार की होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। हमने तीनों फसलों को जान लिया है, अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। यहां तक जहां तक ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। विविध रूपों के आधार में से हमने पहली पढ़ ली थी ऋतुओं के आधार पर। अब हम दूसरी फसल पढ़ेंगे कृषि उपयोग के आधार पर। कृषि उपयोग के आधार पर। अब कृषि उपयोग के आधार पर जो फसलें हैं वो चार प्रकार की है। चार प्रकार की है। उसमें से पहला प्रकार है, जो पहला प्रकार है वो है खाद्य फसलें। खाद्य फसलें। दूसरी है व्यावसायिक फसलें, व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें। जो तीसरा प्रकार है वो बागानी फसलें हैं। और जो चौथा प्रकार है वो उद्यान फसलें हैं। देखिए बहुत ही नॉर्मल है, इजी में आप समझ सकते हैं। बिल्कुल नाम से पता चल रहा है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नाम से पता कैसे चल रहा है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है सीधा खाद्य फसलें। खाद्य फसलें क्या होती है? ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने के रूप में किया जाता है उसे खाद्य फसलें कहा जाता है। यानी ऐसी फसलें बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सब खाद्य फसलों के क्या है? उदाहरण है। यानी कि ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने के लिए किया जाता है उन्हें खाद्य फसलें कहा जाता है। क्लियर?
इसके आगे जो दूसरा है अपना वो है व्यावसायिक फसल या औद्योगिक फसलें। व्यावसायिक फसलें मतलब उद्योग धंधों से संबंधित, यानी ऐसी फसलें जिनका उपयोग कच्चे माल के रूप में उद्योगों में किया जाता है, वो औद्योगिक फसलें कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर कपास, तंबाकू, जूट बोरियां वगैरह बनाने में तंबाकू हो गया, जूट, कपास, गन्ने का निर्माण करते हैं चीनी बनाने में। तो ये हो गए हमारी व्यावसायिक फसलें। इनको एक तरीके से हम कह सकते हैं मुद्रादायन फसलें भी कह सकते हैं, मुद्रादायन फसलें, यानी इन फसलों को हमें बेचना ही पड़ता है। जैसे सरसों भी क्या है, एक औद्योगिक फसल है। अब इनको बेचना पड़ता है, क्यों? ये मुद्रा मतलब पैसा, यानी इन फसलों को पैदा करने से क्या है, पैसा ही आता है। ज्यादातर कपास अपने पैदा कर लिया, अब इतना सारा तो हो नहीं सकता कि अपन अपने पास ही रखे, सरसों गन्ना वगैरह इतना अपना हो ही नहीं सकता। तो ये सब क्या कहलाती है, व्यावसायिक फसलें। नेक्स्ट है बागानी फसलें। जो बागानी फसलें हैं, ऐसी फसलें जिनका उत्पादन बड़े बड़े बागानों में किया जाता है, जैसे कॉफी, चाय, ये सब क्या है, बागानों में उगाई जाती है, तो उन्हें बागानी फसलें कहा जाता है। उसके बाद में उद्यान फसलें, ऐसी फसलें जिन्हें उद्यानों में उत्पादन किया जाता है या उद्यानों में पैदा किया जाता है, वो फसलें उद्यान फसलें कहलाती है। अब इनमें क्या है, सब्जियां उद्यान फसलों में ही शामिल की जाती है। तो ये थे कृषि उपयोग के आधार पर 4 प्रकार, और ये लेसन है आपके 3 नंबर का है, और इसमें से क्वेश्चन 100% आता है परीक्षा में। अब वो या तो कृषियों में आ जाए कि उपयोग के आधार पर या ऋतुओं के आधार पर, और आगे पढ़ेंगे हम फसलों यानी खाद्य फसलें, अखाद्य फसलें, उन पे भी ये परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आ सकते हैं, उनका अध्ययन करेंगे हम आगे। यहां तक का टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है कि कृषि उपयोग के आधार पर फसलें, और इससे पहले हमने पढ़ी थी ऋतु के आधार पर फसलें। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे हम क्योंकि खाद्य फसलें अब हमने पहले ही जान लिया है, तो हमने कृषि उपयोग के आधार पर फसलों के बारे में विवरण ज्ञात कर लिया था। उसके बाद में अगला हमारा टॉपिक है वो खाद्य फसलें यानी खाने वाली फसलें। अब उसमें से इंपॉर्टेंट है चावल, गेहूं, जो आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट होगी वो क्लास में आपकी इसी टॉपिक में जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे अपन करवा रहे हैं। अब इसमें पहला जो खाद्य फसलें हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो चावल। अब भारत के विविध रूपों के आधार पर फसलें पढ़ ली थी, पहली ऋतुओं के आधार पर थी और दूसरी थी व्यवसाय ऋतुओं के आधार पर हो गई थी, और दूसरी थी कृषि उपयोग के आधार पर। अब उसके बाद में भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं, उसमें सबसे पहले है जो प्रथम स्थान है यानी सबसे ज्यादा भारत में चावल सब पहली खाद्य फसल है, यानी सबसे ज्यादा लोग चावल को खाते हैं। तो भारत की प्रथम खाद्य फसल कौन सी हुई? चावल। भारत का चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान है चीन के बाद, पहला चीन है और दूसरा भारत। इसको हम याद कर सकते हैं, जनसंख्या के आधार पर भी पहला चीन है और दूसरा भारत। वैसे हमारा भारत जनसंख्या के आधार पर दूसरा है, तो चावल को उसी प्रकार याद कर सकते हैं कि जैसे जनसंख्या में जो स्थान भारत का है वही चावल में भी उत्पादन में भी वही स्थान किसका है? भारत का। अब इसके आगे देखिए, हम जब भी परीक्षा में लिखे हैं तो जिस प्रकार दे रखा है 10वीं में उसी प्रकार से पहले चावल हेडिंग डाल लें, उसके बाद में तापमान, ये कितने तापमान में पैदा होता है, और फिर उत्पादन क्षेत्र।
उसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं। एक ऐसा गोल डायग्राम बना सकते हैं वृत्ताकार, और उसके आधार पर समझा सकते हैं। उसके नीचे जस्ट मैप के आधार पर भी हम उसको समझा सकते हैं अच्छे तरीके से। और अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा अलग करेंगे तो और भी अच्छा नंबर मार्क्स मिलेंगे, हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए इन बातों का ध्यान। पॉइंट 5, अगर हम ज्योग्राफी या हिस्ट्री जो इतिहास है हम पाठ्यक्रम में अगर पॉइंट चलते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो हम पहले फसल के बारे में विवरण। तो भारत की पहली खाद्य फसल है वो चावल है, और भारत का फसल उत्पादन में दूसरा स्थान है। अब अगर हम तापमान की बात करें, तो चावल उत्पादन करने के लिए 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान की आवश्यकता होती है। हाँ, तो चावल उत्पादन के लिए तापमान 19 से 27 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। वर्षा को हम किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे और तापमान को हमेशा सेल्सियस में। अब वर्षा की आवश्यकता, क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है चावल में, क्योंकि चावल का पौधा क्या है, पानी में ही डूबा रहता है कुछ दिनों के लिए। अब इसके आगे देखिए, चावल में ऋतुओं के आधार पर भारत में ऋतुओं के आधार पर चावल को 3 भागों में, अर्थात 3 फसलें बोई जाती है चावल की। और पहली है अमन, ओस और बोरो। ये मौसम के अनुसार भारत में 3 फसलें उत्पादन की जाती है। इन फसलों को बोया जाता है। अमन जो मानसून के समय बोई जाती है उसे अमन फसल कहा जाता है। जो मानसून के समय चावल की जो फसल बोई जाती है उसे अमन। मानसून का समय, आगमन का समय होता है जून जुलाई। उसके बाद में ओस, और फिर उसके बाद में बोरो। जो ओस की फसल है वो शीत ऋतु में बोई जाती है। हम सब जानते हैं कि ओस वगैरह जो पारा वो शीत ऋतु में होता है। और जो बोरो बची है वो ग्रीष्मकालीन। तो ये समझ में आया। परीक्षा में पूछा जा सकता है अमन, ओस और बोरो क्या है। तो अमन मानसून के समय बोए जाने वाली फसल, ओस शीत ऋतु में बोए जाने वाली फसल, और बोरो ग्रीष्मकालीन में बोए जाने वाली फसल। तो देखिए, चावल के बारे में परिचय हो गया, तापमान हो गया, और तापमान के बाद में हमने फसल के बारे में जान लिया कि 3 मौसम के अनुसार बोई जाती है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो उत्पादन क्षेत्र डालेंगे। अब उत्पादन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिमी बंगाल में किया जाता है। कहां पर? पश्चिमी बंगाल में। और पश्चिम बंगाल यहाँ पर है। पश्चिमी बंगाल में 15.22% चावल का उत्पादन किया जाता है, जो प्रथम स्थान पर है भारत में। तो यहाँ पे हम डॉट लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट दूसरा स्थान है वो आंध्र प्रदेश का है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश हमने यहां डॉट लगा दिया, एक तरीके से चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में देखिए यहां पर यूपी, तो हमने यहां पर लगा दिया ये यूपी। फिर उसके बाद में स्थान है उड़ीसा का, तो हमने यहां पर कर दिया उड़ीसा। फिर उसके बाद में देखिए यहां पर बिहार। फिर उसके बाद में तमिलनाडु। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद में अन्य शेष जो राज्य हैं 2-4, उनके बारे में भी हम विवरण देख सकते हैं। अब इस डायग्राम के माध्यम से कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए, डायग्राम के माध्यम से लास्ट में चित्रों मानचित्र में कि भारत में चावल उत्पादन करने वाले राज्यों को दर्शाइए, तो हम आसानी से इस प्रकार दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये चावल की जो पहली खाद्य फसल है प्राथमिक, उसके बारे में हमने विवरण कर दिया है, और ये जहां तक है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट जो फसल है वो पढ़ेंगे गेहूं। तो पहली जो फसल पढ़ी थी हमने वो चावल पढ़ी थी, और उसके बाद में दूसरी फसल गेहूं। अब गेहूं एक रबी की फसल है,
यानी इसे रबी के मौसम में बोया जाता है। गेहूं की फसल को समशीतोष्ण भागों में बोया जाता है अधिकतर, क्योंकि गेहूं को क्या है, जो इससे कम, अर्थात कहने का मतलब समशीतोष्ण, और भारत की दूसरी खाद्य फसल गेहूं है, और पहली खाद्य फसल थी वो हमने पहले पढ़ ली थी चावल, यानी सबसे ज्यादा चावल खाते हैं, उसके बाद में भारत में गेहूं खाते हैं, तो इसलिए दूसरी फसल है खाद्य फसल गेहूं। हमारे भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है, यानी पहले इतना गेहूं पैदा नहीं होता था। अब गेहूं उत्पादन की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या जिस देश में है वहीं सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, और चावल भी इसी देश में उत्पादन होता है, और सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, चीन में। वैसे चीन फेमस ही हो रहा है आजकल, तो सब जानने लग गए चीन को। नेक्स्ट चीन, और उसके बाद में दूसरा स्थान है अमेरिका का, और जो तीसरा स्थान है वो है हमारा भारत। यानी गेहूं उत्पादन में हमारे भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। तो ये बात हो गई। अब मैंने जैसा ही आपको पहले वाले जो फसल पढ़ाई थी चावल उसमें बताया था, उसके बाद में हमें लिखना है तापमान। तो गेहूं उत्पादन करने के लिए जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और वर्षा होती है 25 से 75 सेंटीमीटर। तो ये हमने तापमान में लिख दिया, और उसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे कि भारत में गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य। तो गेहूं उत्पादन करने में सर्वप्रथम यानी सबसे ज्यादा जो गेहूं उत्पादन करता है भारत में वो है उत्तर प्रदेश, जो कि 32.66% गेहूं उत्पादन करता है, जो प्रथम स्थान पर है पूरे भारत में। और उसके बाद में द्वितीय स्थान पर है पंजाब, जहां पर भारत का कुल 100% का 21% गेहूं उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में है हरियाणा, जो 6% गेहूं उत्पादन करता है पूरे भारत का, और शेष अन्य सभी राज्य लगभग थोड़ा थोड़ा 30% गेहूं उत्पादन करते हैं। तो ये भारत के प्रमुख, अब नीचे हम इसको इस प्रकार डायग्राम बना के आराम से अगर मानचित्र में पूछा जाए कि भारत में गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य, तो इंपोर्टेंट तो आपने लगभग ऐसा है कि सभी राज्य भारत का गेहूं उत्पादन करते हैं। भारत में गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हम उसके नीचे लिख सकते हैं इस प्रकार। ये हमारी दूसरी फसल हो गई जो कंप्लीट है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और कैसी आपकी तैयारी है। इन वीडियो को देखकर 9th क्लास वाले स्टूडेंट भी अपनी पढ़ाई को यथावत रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 10वीं जो एग्जाम देने वाले नहीं हुए हैं वही पढ़े, 9th क्लास वाले भी इस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं इस लॉकडाउन में, ठीक है। जय हिंद, ओके।